नमस्कार साथियों। पोलैंड में हाल में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और उसमें कैरोल नवरोकी उनकी जीत हुई है। कैरोल नवरोकी जो है वो नेशनलिस्ट हैं। अगर यूरोप की शब्दावली में कहें तो राइट विंग को बिलॉन्ग करते हैं। वहाँ पे पहले से एक सेंटरिस्ट गवर्नमेंट है डोनाल्ड टस्क की और उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट ये चाहती थी पोलैंड की जिसके पीएम थे डोनाल्ड टस्क कि इस तरह की कोई एक सरकार एक राष्ट्रपति पद पे भी उम्मीदवार ऐसा जीत जाए जो जिसकी विचारधारा उनसे समान हो। और जो सरकार है पोलैंड की जिसके पीएम डोनाल्ड टस्क हैं सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट के वो प्रो यूरोपियन यूनियन है। लेकिन जो नए राष्ट्रपति जीत के आए हैं नौरों की वो दरअसल नेशनलिस्ट हैं। तो दोनों में विचारधारा का बहुत फ़र्क है और इस बैकग्राउंड में हमें ये देखना पड़ेगा कि दरअसल दुनिया में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में एक राइट, कहीं फार राइट, कहीं नेशनलिस्ट, जो भी शब्दावली यूज़ करना चाहे अपने-अपने सुविधा के अनुसार लोग यूज़ करते रहते हैं। ऐसी सरकारें जीत के आ रही हैं, ऐसे लोग आगे आ रहे हैं और उनके अगर वो जीत नहीं पा रहे हैं तो बहुत ही मुखर स्वर में वो अपनी बात रख रहे हैं, जैसा कि हमने जर्मनी में देखा, फ्रांस में देखा। हंगरी में तो विक्टर ओर्बान हैं ही और ऐसे तमाम देश अभी डोनाल्ड ट्रंप हमने देखा कि एक अमेरिका में वो जीत के आए और उन्होंने सरकार बनाई और जो पोलैंड में भी जो राष्ट्रपति जीत के आए हैं नौरों की ये भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं और यूरोपियन यूनियन के उस तरह के समर्थक नहीं जाने जाते। ब्रसेल्स में इसको लेके बहुत ही अ, वो वातावरण ठीक नहीं है कि इस तरह की सरकारें जीत के आएँ। यूरोपियन यूनियन ने तो विक्टर ओर्बान पे बहुत तमाम तरह के फाइन भी लगा दिए थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन ना चाहे, इस दुनिया के लिबरल्स, लेफ्ट लिबरल्स, कम्युनिस्ट ना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सच्चाई को नकार नहीं सकते। पूरी दुनिया में अलग-अलग जगह राष्ट्रवादी सरकारें बन रही हैं, जो एंटी ग्लोबलिज़्म है, जो इस तरह की सरकारें बनती हैं, तो उसके पीछे के क्या रीज़न है? क्यों बनती हैं? क्या कारण हो सकते हैं? चाहे भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का लौटना है या अभी फिर हाल में जो पोलैंड के चुनाव हुए जिसमें नौरों जीत के आए हैं। हालाँकि उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम है, 50.89 ही है, 50.89% यानी कि बहुत ही छोटे मार्जिन से वो चुनाव जीत के आए, लेकिन फाइनली वो जीत के और पोलैंड जैसे देश में जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ़ 40 साल, 35 साल पहले वो पोलैंड जो ईस्ट यूरोप का हिस्सा है और वारसा जिसकी राजधानी है, वो सोवियत रूस का एक बड़ा के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट ब्लॉक का एक बहुत बड़ा केंद्र होता था। अगर नेटो संधि पश्चिम के कैपिटलिस्ट देशों ने की थी, तो वारसा पैक्ट सोवियत और उसके समर्थक देशों ने की हुई थी। ऐसे पोलैंड में जो कि बिल्कुल ही हार्डकोर कम्युनिस्ट देश था, वहाँ से आज वो सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट डायरेक्शन में पहुँच गया है। एक जर्नी पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो गया है। तो दुनिया में जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसके कारण ये सारी राष्ट्रवादी सरकारें आ रही हैं। उसमें एक बहुत बड़ा संकट है इल्लीगल माइग्रेशन का, उसके जिसमें बहुत सारे दुनिया के बाहर के देशों के लोग अच्छे अवसर की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में देशों में पहुँचते हैं, वो देशों में जहाँ वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसमें गलत नहीं है कि वो एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे देश ना जाएँ, लेकिन जब वो इल्लीगल तरीके से पहुँचते हैं, जब वो रिफ्यूजी की तरह से पहुँचते हैं, जब वो जानबूझ के रिफ्यूजी की तरह पहुँचते हैं, तो उससे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि उनके उनको ऐसे बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, रिफ्यूजी के नाते और धीरे-धीरे वो मुख्य धारा में शामिल होके वहाँ इनविज़िबल हो जाते हैं। जर्मनी में आज की तारीख में जो जर्मनी के छोटे-छोटे राज्य हैं, उनके शहरों में दरअसल जो सड़कों पे आपको आबादी दिखेगी वो टर्की, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया ऐसे बहुत सारे देशों के मुस्लिम युवाओं की दिखेगी। वहाँ के लोग एक एज्ड कंट्री है, एजिंग से भी आगे एज्ड कंट्री है जर्मनी। तो बुजुर्ग लोग घर में हैं, युवा वहाँ पे बहुत कम हैं। सड़कों पर वहाँ पे जो युवा दिखाई पड़ रहे हैं वो दरअसल जर्मन युवा नहीं है। तो इस तरह से पूरी डेमोग्राफ़ी जर्मनी के जो राज्य हैं, उनके शहरों में बदल गई है। आने वाले सालों में हमें दिखेगा कि जर्मनी में पूरा बदला हुआ स्वरूप दिखता है, जैसा कि आज लंदन की सड़कों पे दिखता है। तो वो हर जगह इस तरह के माइग्रेशन, इल्लीगल माइग्रेशन,
रिफ्यूजीज़ उसके कारण एक रिएक्शन है वहाँ के समाज में कि हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी एक संस्कृति है, हमारी अपनी एक सिविलाइज़ेशन है, हमारी अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, जिसके साथ जो दरअसल इल्लीगल माइग्रेशन करके लोग आते हैं, वो अगले कुछ सालों में उसको चुनौती देते नज़र आते हैं। हमने देखा कि एफिल टावर के नीचे फ्रांस में कैसे झगड़े करते नज़र आए जो लोग कुछ 5-10 साल, 15 साल पहले इल्लीगल माइग्रेशन के माध्यम से आए थे। रिफ्यूजी स्टेटस लेके आए थे। तो उस वजह से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और उसके बीच में ही ये राष्ट्रवादी तत्व जो है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं क्या कहते हैं सन ऑफ द सॉइल जो इस देश के लोग हैं, उनका इस देश के संसाधनों पर पहला हक है, जो सही भी है। क्या कहते हैं अगर सब लोग अगर आपके पास सोचने के लिए एक शांत देश नहीं होगा तो आप कैसे बड़े-बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएँगे, कैसे बड़ी-बड़ी संस्थाएँ खड़ी करेंगे, कैसे रिसर्च इनोवेशन करेंगे। वेस्टर्न यूरोप ने यही किया पिछले 400 सालों में। लेकिन अभी वो पूरा प्लॉट जो खो चुका है, उसका कारण भी वहाँ से निकले हुए विचार थे, जो उन्होंने इंडिविजुअलिज़्म का विचार दिया, ह्यूमन राइट्स का, जस्टिस का विचार दिया और उसमें उसी की ट्रैप में वो आ गए। इंग्लैंड में आपको बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि वो केस जिसमें कि रेपिस्ट को समर्थन करते हुए नज़र आए, हम उसके यूके पार्लियामेंट के लोग। तो ये लेकिन उसके रिएक्शन में एक बहुत बड़ा बड़ा वर्ग खड़ा होता है, तो कंज़र्वेटिव पार्टी इसीलिए चुनाव जीती भी थी पिछला। हार तो वो इसलिए गई क्योंकि वहाँ पे जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, जब वो सरकार में आ गई, तो वो लिबरल की तरह बिहेव करने लग गई और उसकी वजह से एक नई पार्टी, जिसे वहाँ की फार राइट पार्टी कहा जा रहा है, रिफॉर्मिस्ट पार्टी, जिसके लीडर निकोलस फराज हैं, वो जीते और उनके पास उनके 6 एमपी तो जीत के आए, उन्होंने 8-10% वोट भी ले लिए, जो कंज़र्वेटिव पार्टी से ही कटे और उसकी वजह से लिबरल पार्टी की बड़ी जीत हुई। अ, लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई। तो ये देखने वाली बात है कि अगर कंज़र्वेटिव और निकोलस फराज के वोट जोड़ दिया जाए, तो कंज़र्वेटिव पार्टी की जीत बहुत ही आसानी से हो सकती थी। तो ये जो पूरे यूरोप में जो इल्लीगल माइग्रेशन को लेके अ, इस्लामिक फंडामेंटलिज़्म एक दूसरा बड़ा कारण है, जिसके कारण से वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि जो अलग-अलग मिडल ईस्ट के देशों से रिफ्यूजी के रूप में और या इल्लीगल माइग्रेशन करके लोग वहाँ पे गए और धीरे-धीरे वहाँ पे सेटल हो गए या वहाँ की सोसाइटी में इनविज़िबल हो गए। अब वो धीरे-धीरे सर उठा रहे हैं और वो सिर्फ़ अपने अधिकारों की माँग नहीं कर रहे हैं, जो एक मनुष्य के नाते माँग करनी चाहिए। वो माँग ऐसी कर रहे हैं जो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सिविलाइज़ेशन के साथ एक खिलवाड़ है। इटली की प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहती हैं कि हमने ग्रीक से पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी सीखी। हमने ये रोमन रोमन एम्पायर से लॉ सीखे और क्रिश्चियन वैल्यू, ये 3 आधार है यूरोप के देशों का। इन 3 आधार पे यूरोप के देश चलते हैं और ऐसे ही चलने चाहिए। इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो जो पूरा आइडिया है यूरोप का, वो दरअसल तहस-नहस हो जाएगा। तो इसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके कारण से एक राइट विंग का उभार हमने यूरोप में देखा है। उसी का नतीजा है कि हाल में पोलैंड में भी नौरों की राष्ट्रपति चुन के आए हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है, कंजर्वेटिव आइडियाज़ के समर्थक है, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं और जो ग्लोबलिज़्म की पॉलिटिक्स होती है और इंडिविजुअलिज़्म की पॉलिटिक्स होती है, उसके बहुत खिलाफ है। तो उसको ये समझना पड़ेगा कि दरअसल क्या चीज़ें हैं जिसके कारण से लोग आज उनमें वैचारिक परिवर्तन आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी और विक्टर ऑर्बान और अब नौरों की जैसे राष्ट्रवादी भारी बहुमत से चुनाव जीत के आ रहे हैं। जर्मनी में भी अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी करके पार्टी है। फ्रांस में भी ऐसी ही पार्टी खड़ी हुई है। तो इंग्लैंड में भी ऐसी पार्टी खड़ी हुई है और पूरे यूरोप में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और ये रिएक्शनरी भी है और इसका लोकतांत्रिक तरीके से समाधान ढूँढा जाना चाहिए। नहीं तो यूरोप की सड़कों पर हम लगातार धरने, मोर्चा प्रदर्शन देखेंगे और कब वो धरने, मोर्चे और प्रदर्शन हिंसक हो जाएँगे, कब और ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। हाँ, अभी लेकिन जो पोलैंड में जो रिज़ल्ट आए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ कि इस तरह के राष्ट्रवादी तत्व, राष्ट्रवादी लोग जीत के आगे आएँ और अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने जीवन मूल्य को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से सतत प्रयास करें और इसी में दरअसल विश्व का कल्याण भी संभव है। हमने नेशन स्टेट के रूप में जो एक अवधारणा चुनी है अपने-अपने समाज को बेहतर बनाने की, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है जिसमें नेशन स्टेट बनता है।
लेकिन 20वीं सदी में हिटलर के नाम पे नेशन के आइडिया को धूमिल करने की कोशिश की गई। लेकिन दरअसल जो लोग इस आइडिया को धूमिल करते हैं, नेशनलिज़्म को, उनके पास उससे बेहतर कोई आइडिया है नहीं। वो जिस तरह के आइडिया की समर्थन करते हैं, उससे अराजकता आ जाएगी, एनार्किज़्म आ जाएगा, जिससे मानवता चल नहीं सकती। आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऑर्गेनाइज़ करने का कोई और तरीका अभी तो हमारे पास नहीं है। पहले हम लोग गाँव के रूप में रहते थे, छोटे-छोटे हैमलेट्स होते थे, विलेज होते थे। उसके बाद सिटी स्टेट्स बने, उसके बाद हम लोगों ने गाँव और सिटी स्टेट से पहले हमने सबसे पहले अपने को ऑर्गेनाइज़ किया था फैमिली के रूप में। फैमिली जहाँ पे हम लोगों ने दरअसल सिविक सेंस सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद गाँव और सिटी स्टेट बने और धर्म बना, जिसमें हमने अपने लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, स्वयं को ऑर्गेनाइज़ किया, डिसिप्लिन किया और सिटी स्टेट के बाद स्टेट बने। अब पिछले कुछ सौ सालों से नेशन स्टेट ही वो आइडिया है, जिसमें हमने अपने आप ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये समझना होगा कि नेशन स्टेट से बेहतर कोई आपके पास इंस्टीट्यूशन है नहीं, जिसमें पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऑर्गेनाइज़ करके रखा जा सके। इसलिए उसको बचाने के लिए सारे प्रयास होने चाहिए और पोलैंड में नौरोकी की जीत भी उसी तरह का एक प्रयास है। इटली में जॉर्जिया मेलोनी भी वही प्रयास कर रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी वही प्रयास कर रहे हैं। इन सब प्रयासों का स्वागत होना चाहिए और पोलैंड में नौरोकी जी की जीत पे उन्हें बहुत-बहुत बधाई। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।